फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप जहाँ भी हैं, आपको ईश्वर से निवेदन है कि आपको सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। मैं विश्वकर्मा सर, RS विश्वकर्मा नाम है मेरा। मैं प्राध्यापक राजनीति विज्ञान गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। प्रतिदिन की भांति हम लोग चर्चा कर रहे हैं राज्य के उच्च न्यायालय पर। हमने राज्य के उच्च न्यायालय के अनेक बिंदुओं पर विचार किया। उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय का गठन क्या होता है, न्यायाधीश कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसके क्षेत्राधिकार क्या है, संवैधानिक दायित्व क्या है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर क्या है, केंद्र का संघ का रोल क्या होता है, इन सारे बिंदुओं पर हमने विचार किया। आज हम ये देखेंगे कि राज्य के अंदर जो अन्य न्यायालय हैं, उसके अधीनस्थ न्यायालय, उन अधीनस्थ न्यायालयों की प्रक्रिया, उनका प्रोसेस, उच्च न्यायालय का उसमें रोल और न्यायिक प्रक्रिया में उन अंगों का कार्यक्षेत्र कैसे होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा था, न्याय की जो सबसे निचली और छोटी इकाई है वो होता है तहसीलदार का न्यायालय। तहसील स्तर पर जो तहसीलदार होता है वो न्यायपालिका का भी एक अंग होता है और उसको इसीलिए कार्यपालक दंडाधिकारी कहते हैं। तहसीलदार को कार्यपालक दंडाधिकारी कहते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। जब वो चुनाव वगैरह का काम संभालता है तो उसको मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। लेकिन मेरे बताने का मतलब है कि सबसे निचली इकाई जो है वो तहसील न्यायालय से शुरू होती है और तहसील न्यायालय के बाद फिर वो SDM न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, सत्र न्यायाधीश वगैरह, फिर जाके वो उच्च न्यायालय में परिणित हो जाती है। तहसील न्यायालय का जिक्र मैंने इसलिए किया कि न्यायपालिका की यह प्रारंभिक इकाई तहसील स्तर पर, यानी एक जिले में 2 या 3 या 4 तहसीलें होती हैं और उसमें जो तहसीलदार होता है उसी से न्याय प्रक्रिया शुरू होती है, यानी न्याय प्रक्रिया का शुभारंभ होता है। उस तहसीलदार के जो दायरे में जो न्यायिक गतिविधियां आती हैं वो राजस्व से संबंधित होती हैं, यानी जमीन जायदाद से, छोटे मोटे जमीन के जो प्रकरण हैं, नामांकन से संबंधित, लेन देन से संबंधित और बिक्री से संबंधित, वो यहाँ से शुरू होते हैं और इनका निराकरण जो है वो करने का काम तहसील न्यायालय से होता है। तहसील न्यायालय के थोड़ा ऊपर SDM न्यायालय होता है, सब मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी तहसीलदार के ऊपर फिर SDM होता है जो क्षेत्र के न्यायिक मुद्दे देखते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं या न्यायिक गतिविधियों को कहना चाहिए अंजाम देते हैं। और फिर SDM कार्यालय के ऊपर फिर वो जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के बाद की निचली इकाई होती है और इन जिला न्यायालयों का प्रमुख रोल जो है वो जिले की न्याय व्यवस्था से शुरू होता है। यानी एक जिले के अंदर जितनी भी न्यायिक गतिविधियां हैं या न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं वो जिले का जिला न्यायाधीश काम करता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको संविधान के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अनुसार बताने का प्रयास करता हूँ। प्यारे बच्चों, भारत के संविधान के भाग 6 में जो उच्च न्यायालय से संबंधित है उसी में अनुच्छेद 223 से 233 यानी 33 से लेकर के 237 यानी 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उपबंध किया गया है जो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं या अधीन काम करते हैं या जिन पर उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षिता होती है, जिनका गठन राज्य अधिनियम कानून के द्वारा होता है। इनका गठन जो है वो राज्य कानून के अधिनियम के तहत होता है। विभिन्न राज्यों में इनका संगठन अलग अलग है। ये राज्य के जिले और उससे नीचे के स्तर पर विद्यमान होते हैं। नीचे के स्तर पर जैसा मैंने आपसे बताया कि SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय, ये विद्यमान होते हैं। जिले में इन अधीनस्थ न्यायालयों को जिला न्यायालय एवं इनके प्रमुखों को जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला न्यायालय इनके प्रमुखों को जिला न्यायाधीश कहते हैं। अब इस पर मैं थोड़ा सा आप
आपको बताना चाहूंगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। संविधान के अनुच्छेद 233 के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान की प्रक्रिया वर्णित है, यानी अनुच्छेद 233 में, जिसकी नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिला न्यायालय के संबंध में जो भी, चाहे वो नियुक्ति की प्रक्रिया हो, चाहे वो उनकी पदस्थापना की प्रक्रिया हो, इनका सारा दारोमदार जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के अनुसार ये तय होता है। इनकी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। इसके लिए निम्न आवश्यक अर्हताएं यानी निम्न आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं जिला न्यायाधीश के लिए। जिला न्यायाधीश के लिए पहला पॉइंट है, संबंधित व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेगा उसके लिए कम से कम 7 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील रहा हो। कहने का मतलब कि जो जिला न्यायाधीश बनेगा उसने कम से कम किसी भी न्यायालय, चाहे वो एक जिले का हो चाहे दूसरे जिले का हो, उसमें कम से कम वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो। वकालत के लिए 7 वर्ष का समय रहा। केंद्र, दूसरा पॉइंट है, केंद्र या राज्य के अधीन किसी भी सरकारी सेवा में संबंधित व्यक्ति न हो, यानी किसी भी सरकारी सेवा में वह व्यक्ति अभी तक न रहा। पॉइंट नंबर तीसरा है, तीसरी शर्त है, उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश की हो, यानी उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश की हो मतलब उसकी नियुक्ति की सिफारिश की प्रक्रिया क्या है। जैसे मैंने बताया कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद जिस व्यक्ति के नाम पर यह तय किया जाता है वह व्यक्ति कोई लाभ के पद पर न रहा हो, 7 वर्ष तक अच्छी वकालत किया हो और उसकी नियुक्ति की सिफारिश जो है उच्च न्यायालय ने किया। अतः जिला न्यायाधीश के अंतर्गत हम निम्न पद को शामिल कर सकते हैं। निम्न पदों को जैसे अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, ये सब कामों के आधार पर उनका अलग अलग वर्गीकरण है। सहायक जिला न्यायाधीश, नगर दीवानी न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक सेवा में से वे पदाधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक पदों से संबंधित होते हैं। मैं इसको एक बार आपको फिर बता देता हूँ। आपने जैसे बहुत सारे प्रकरणों में इनका नाम सुना होगा, जिला न्यायाधीश क्या है, सत्र न्यायाधीश है, इसको आगे बताऊंगा कि सत्र न्यायाधीश किसे कहते हैं। इसे मैं एक बार और बताना चाहूंगा आपको। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत जिन पदों को शामिल किया गया है उनमें ये पद होते हैं, एक बार और ध्यान दीजिए। जैसे अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, नगर दीवानी न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक सेवा में वे सभी पदाधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक पदों से संबंध होते हैं। अर्थात ये जितने नाम मैंने बताए, इन सारे पदों का जो पदों को धारण करने की जो योग्यता है उनमें सबसे पहला है संबंधित न्यायाधीश पर काम करने के लिए विहित प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उसी जिले का हो या राज्य के किसी भी जिले का हो, उसमें कम से कम 7 वर्ष तक उसने अच्छी वकालत की अधिवक्ता रहा हो, यानी सफल वकील रहा हो। कहना मतलब कि कानून का जानकार, किसी भी लाभ के पद पर न रहा हो और उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करता हो। इस प्रकार से इनकी नियुक्ति के संबंध में जो संविधान
की प्रक्रिया वर्णित है उसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आप लोगों को। राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जिला न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए इसकी प्रक्रिया को। राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जिला न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्ति करने का अधिकार है। इसमें एक विकल्प भी आया है। केरल राज्य बनाम लक्ष्मी कुट्टी, ये एक मामला आया था 1986 में। इसके तहत जो निश्चित किया गया उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। 86 के मामले में न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल को उच्च न्यायालय का परामर्श लेना आवश्यक है। माने ये सन 86 से केरल के एक प्रकरण के द्वारा, जिसे लक्ष्मी कुट्टी केस के नाम से जाना जाता था, उसमें यह निश्चित कर दिया गया था कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के सलाह से ही उसकी नियुक्ति करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इन न्यायालयों का जो संगठन है वो किस प्रकार से है और उनकी अधिकारिता किस प्रकार से, उसी संबंध में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। राज्य कानून अधिनियम द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता एवं शर्तों का निर्धारण किया जाता है जो निम्न स्तरों तक होते हैं। अर्थात राज्य अधिनियम, राज्य का जो विधान है यानी राज्य की जो वैधानिक प्रक्रिया है और न्यायालयों की जो प्रक्रिया है और उसमें जो आधिकारिक शर्तें हैं उनके आधार पर इस प्रकार की नियुक्ति और शर्तों का पालन किया जाता है। जैसे जिले में जिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जिले का जो जिलाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जिसे दीवानी और फौजदारी में आरंभिक अपीली अधिकारिता प्राप्त होती है। यानी जिसे दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के प्रारंभिक मामले सुनने की अधिकारिता होती है। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और वही जिला न्यायाधीश जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। व्यक्ति एक ही, पद एक ही है, लेकिन प्रकरणों की सुनवाई के आधार पर और राज्य की वैधानिक प्रक्रिया के आधार पर जो प्रकरण तय किए गए हैं कि कौन दीवानी है और कौन फौजदारी है, इनके आधार पर जब जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वही व्यक्ति फौजदारी यानी मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। कहते हैं जिला न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। जिले के न्यायाधीश को न्यायिक और प्रशासनिक मतलब वो राजकाज से संबंधित मामले की भी सुनवाई कर सकता है, और न्यायिक यानी जो किसी वाद, पिटीशन या किसी दीवानी या फौजदारी से संबंधित मामले हैं इनकी भी सुनवाई करने का अधिकार होता है। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का भी निरीक्षण करता है। जिले का जो न्यायाधीश होता है वह अपने अधीनस्थ, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एसडीएम और जो तहसील न्यायालय है इनकी भी निगरानी करने का, या जिले में अन्य और कोई अगर न्यायालय कार्यरत है, जैसे लोक अदालतें हैं या कहीं कहीं पंचायत न्यायालय है, इनकी भी निगरानी करने का यानी पर्यवेक्षण करने का, निरीक्षण करने का अधिकार जिले के न्यायाधीश को होता है। तथा इसे किसी भी दोषी को उम्र कैद या मृत्यु देने की अधिकारिता प्राप्त होती है। इसे यहीं से जो है मृत्यु दंड या किसी भी प्रकार की न्यायिक सजा देने की शक्ति होती है। परंतु मृत्यु दंड के मामले में, परंतु अगर किसी को मृत्यु दंड हुआ, जैसे किसी को फांसी हुई, तो इस संबंध में राज्य के उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है। अर्थात ऐसा कोई मृत्यु दंड अगर जिले न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है तो उसमें राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति की मुहर जो है लगनी चाहिए, या उसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें
कि उसका अनुमोदन, उस मृत्यु दंड का अनुमोदन या मृत्यु की सजा का अनुमोदन राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए और इसके निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कहने का मतलब वही है कि अगर जिला न्यायालय से किसी को सजा मिलती है, कोई गंभीर सजा मिलती है, दंड मिलता है, फांसी होती है, मृत्यु दंड मिलता है, तो उसकी अपील जो है जिले न्यायालय की अपील जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जिला न्यायालय के बाद दीवानी मामलों में न्यायालय और भी होते हैं जिसे इस मामले में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा इनके बाद मुंसिफ न्यायालय जिन्हें सीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं। वहीं दूसरी ओर फौजदारी मामलों संबंधित मुख्य दंडाधिकारी का न्यायालय होता है जो अपराधी को 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। 7 वर्ष तक की कारावास की, माने एक जिला न्यायालय अधिकतम किसी व्यक्ति को अगर जेल की सजा देता है तो उसकी जो समय सीमा है उसमें लगभग 7 वर्ष तक की सजा वो दे सकता है और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय केवल 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। यानी न्यायिक दंडाधिकारी केवल 3 वर्ष तक की सजा दे सकता है और राज्य का जिला न्यायाधीश का न्यायालय 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर सकता है। कुछ राज्यों में पंचायत स्तर के पंचायत न्यायालय होते हैं जो छोटे दीवानी और फौजदारी के मामलों की सुनवाई करते हैं। कुछ राज्यों में, यहाँ ऐसा नहीं, वह निर्णय देते हैं। वर्तमान समय में न्याय को दूर दराज, पिछड़े तथा आम लोगों की पहुंच में आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अन्य कई प्रकार के न्यायालयों का गठन भी किया जाता रहा है समय समय पर। जैसे एक मोबाइल कोर्ट बनाया गया है। ये मोबाइल कोर्ट सन 2007 को बनाया गया है। ये भी एक जिले के न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है। दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों तक न्याय व्यवस्था का त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए 4 अगस्त 2007 को पुनहासा, जिला मेवात, हरियाणा में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन ने किया था। इसकी कल्पना सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने की थी। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की कल्पना थी मोबाइल कोर्ट की, जो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो 2007 तक राष्ट्रपति रहे, 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे, ये उनकी कल्पना थी। जहाँ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का नाम आता है राष्ट्रपतियों में, वह प्रथम गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और जो आणविक शक्ति के कहना चाहिए जन्मदाता है भारत में, इसरो के प्रमुख कार्यकर्ता रहे और जो अच्छे शिक्षक या राष्ट्रपति के पद के बाद भी वो शिक्षक बनना स्वीकार किया। इसी प्रकार से कुछ राज्यों में जैसे कुटुंब या परिवार न्यायालय, कुछ राज्यों में। अब कुटुंब या परिवार न्यायालय क्या होता है, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा। इन न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक मुद्दों को निपटाना है। यानी कुटुंब या परिवार न्यायालय को, इनका जो कार्य क्षेत्र है, दायरा है, वो पारिवारिक मुद्दे जैसे पति पत्नी के झगड़े हैं, पिता पुत्र के झगड़े हैं या पड़ोसी के झगड़े हैं, ऐसे मामलों को निपटाना होता है। इन न्यायालयों की स्थापना राज्य जहां आवश्यक समझे वहां कर सकता है। यह राज्य की अधिकारिता है कि अगर ऐसे न्यायालय की आवश्यकता है तो वह राज्य कर सकता है, और अगर आवश्यकता नहीं समझता तो उसकी स्थापना भी नहीं करने की कोई प्रावधान नहीं है। और अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यायपालिका की कल्पना है, इसलिए हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इन न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत की जाती है। ये न्यायालय 10 लाख की आबादी पर स्थापित होते हैं, माने 10 लाख की जनसंख्या की आबादी पर ऐसे न्यायालय स्थापित होते हैं जिन्हें परिवार या कुटुंब न्यायालय कहते हैं। एक और टेम्परेरी व्यवस्था की गई है
ई कोड। ई कोड क्या है इसको देखते हैं। न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से देश का पहला ई कोड अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय, अहमदाबाद माने गुजरात के अहमदाबाद शहर में 8 फरवरी 2009 को पहला ई कोड का उद्घाटन देश के मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन ने किया था। इससे आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में अपनी उपस्थिति या बयान दर्ज करा सकता है। ई कोड माने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर संबंधित व्यक्ति मतलब वहां उपस्थित होने में असमर्थ है, दूर दराज में है या जाना नहीं चाहता, तो वो ई सेवा के माध्यम से अब अपनी उपस्थिति अपने बयान जो है दर्ज करा सकता है। ये इसका शुभारंभ किया गया था 2009 में अहमदाबाद गुजरात में किया गया था और इसका उद्घाटन जो है देश के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने 8 फरवरी 2009 को इसका शुभारंभ किया था। तो इस प्रकार से मैं बताना चाह रहा था आपसे कि जिले के अंदर जो अन्य प्रकार की न्यायाधीन गतिविधियां हैं, न्यायाधीन प्रक्रिया है जो उच्च न्यायालय के अधीन काम करती हैं, उनका गठन समय समय पर जिले का न्यायालय, जिले की न्यायपालिका अपनी सहूलियत के लिए या लोगों को सरल न्याय उपलब्ध प्रदान करने के लिए भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है। जिला न्यायालय अपने जिले के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए भी अपने प्रयास कर सकता है। इसी प्रकार से हम अगले पीरियड में देखेंगे लोक अदालत है और ग्राम न्यायालय है वगैरह वगैरह का, लेकिन आज की चर्चा हम ई कोड में समाप्त करें।